गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके संदर्भ में आज से पहले के एग्ज़ाम में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना जो उद्देशिका है इसके बारे में एक बार रीडिंग लगाते हैं, इसका वाचन करते हैं। इसके बाद में हम अपनी कक्षा में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एथर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी अपनी प्रस्तावना। अब हम प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? अर्थात भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? अर्थात संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा और विशेष ध्यान दिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होते इन शब्दों से। अभी हमने प्रस्तावना देखा जहाँ पे आपने देखा था कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। लोकतांत्रिक भारत नहीं, लोक गणराज्य नहीं, लोक प्रभुसत्ता नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन इज डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट, यानी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है अपना, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? जिस देश का कोई अपना धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। ये आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया 2000। इसका राइट आंसर होगा कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। अर्थात भारत किसी भी धर्म का क्या नहीं करता है? समर्थन, यानी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, अर्थात उसको बढ़ाता नहीं है।
ऑप्शन इज डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, गणतंत्र होता है, गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र का क्या शाब्दिक अर्थ है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्षीय वंशानुगत रूप से न हो। अर्थात हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र है, राष्ट्रपति का भी क्या होता है, इलेक्शन होता है, इसलिए ये क्या है, जहां वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? अर्थात ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो इसमें संविधान संशोधन में इंक्लूड किए गए थे? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सीधा सा ऑप्शन आपको पता चल रहा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। आपको समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। 11 भारतीय गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का क्या मतलब होता है? तो आपको सीधा सा पता है कि जहां भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। ऑप्शन सी इसमें से गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय गणतंत्र, इसमें देखिए सभी मामलों में अंतिम अधिकार किसका है? जनता के पास, हम भारत के लोग, स्पष्ट होता है। इसके बाद में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बिल्कुल है। इसके बाद में भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल है। तो हमारे सामने ऑप्शन कौन सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, अर्थात ये ब्रिटेन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको पता चल रहा है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है। तो कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण इसके अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाता है? तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना? नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना? उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो यही है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य का रूप से माना जाता है। गणराज्य का रूप कैसे माना जाता है भारत को? इसके लिए देखिए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है। उससे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। गणराज्य में तो आप मान के चलना 26 जनवरी है, ध्यान रखना 26 जनवरी है गणराज्य में। इसका मतलब 15 अगस्त वाला मामला गलत है। उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी है, लेकिन गणराज्य में संविधान लागू होगा। इसके बाद में उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ये भी है। बेहतरीन ऑप्शन गणराज्य में कौन सा है? राज्य अध्यक्ष का क्या होता है? यहाँ पे चुनाव होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, आप उसका वाचन करते हो तो भी आपको पता लग जाएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ जनवादी आ गया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कैंसिल हुआ, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जनवादी, ये गलत हुआ। इसके बाद में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जनवादी जहाँ है उसको हटाओ पहले, तो ये जनवादी जहाँ है इनको हटा दिया, बचा क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए डी इज राइट, यानी सार्वभौम
संपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यानी लोकतंत्रात्मक इसका वर्ड है यहाँ पे, क्या है ये लोकतंत्रात्मक है। ध्यान दें, जनवादी गणतंत्र का मतलब क्या है यहाँ पे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जिसकी बात होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, सबको है ऐसा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन कौन सा है, स्पष्ट हो रहा है पहला ही, और एकस्वरवाद है नहीं, बहुदेव है नहीं, सभी धर्मों की अस्वीकृति ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कब जोड़ा गया, इसके विषय में कथनों पर विचार करना है। देखिए यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही। ये मूल प्रस्तावना में था, मूल प्रस्तावना में होता तो संशोधन क्यों करना पड़ता हमें, तो ऑप्शन 1 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मतलब होता है। अर्थात हम भारत के लोग का मतलब है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन इज बी करेक्ट। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद किसकी परिभाषा है, तो स्पष्ट है। समाजवाद का सामाजिक नियंत्रण नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा ना, सामाजिक न्याय इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ये मैं आपको क्वेश्चन कई बार और भी करवाऊंगा, जितने भी तथ्य फैक्ट्स जो है शेड्यूल्स हमारे हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, समवर्ती सूची जो है वो किसके संविधान से ली गई है, तो आपको बता दें ये किससे हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किसकी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। कौन सी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है, अमेरिकी क्रांति का झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का झलकता है, चीन की क्रांति जो हुई थी इसका कोई इफेक्ट नहीं झलकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल जो प्रस्तावना जो है संविधान है उसकी बात करते हैं तो उसके अनुसार किस प्रकार से हैं, तो उसके अनुसार हम देखें तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य ना, इसमें स्पष्ट है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल भारतीय संविधान के अनुसार एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही परिभाषा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो आप इनको कहाँ देख सकते हो, प्रस्तावना में देख सकते हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, कौन सा शब्द है, गुटनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग थे,
कौन सा कथन सही है? ये अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान सभा संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976। 1985 गलत है। उक्त संविधान के प्रस्ताव में अंग नहीं है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? भारत का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है, इसे किस प्रकार से अपनाया गया है? तो इसके लिए देखें, संवैधानिक राजतंत्र ना, वंशानुगत लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणतंत्र स्पष्ट है डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस प्रकार रूप में स्वीकार किया गया है? भारत के अंदर इसे किस प्रकार से राजनीतिक है, शब्द की व्याख्या हुई है, और आर्थिक लोकतंत्र में भी हुई है, सामाजिक। ध्यान दें, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको लोकतंत्र के रूप में देखें। राजनीतिक है, बिल्कुल, सामाजिक है, आर्थिक है, उपरोक्त सभी जो वर्ड है आपको इसकी बातें हुई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो आप बात करते हैं वही है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारतीय संविधान के प्रस्ताव के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनता के पास में है, हम भारत के लोग। क्वेश्चन अगला, भारत की संप्रभुता या निर्णय लेने की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान कहाँ पे किया गया है? आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है, किसमें की गई है? तो ये देख सकते हैं हम, ऑप्शन ए मूल अधिकार के अध्याय में बिल्कुल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, इनमें भी है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य स्पष्ट हो रहा है यहीं पे, संविधान के पार्ट में कहीं नहीं, ये गलत है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो है ही, लेकिन बेटर देन ऑप्शन किस में है? सी में है, क्योंकि मूल अधिकार इसमें आगे और सेकंड वाला राज्य के नीति निर्देशक आगे, मूल कर्तव्य आगे, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? कौन सा ऐसा इनमें से कथन है जो स्पष्ट नहीं होता है? देखिए, संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्येयों का विवरण ये भी होता है, संविधान को लागू करने की तिथि ये नहीं है, क्योंकि इसके बाद में 2 महीने के बाद की बात हम देखते हैं तो 26 नवंबर 1949 की तो बात करते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 है उसके संदर्भ में है। तो संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आर पार करने यह है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऐसे कौन से शब्द है इनमें से उद्घोषित नहीं करता है? किसने? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये भी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये भी है, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृत्ति गलत ऑप्शन है ये, इसलिए कौन सा हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को किन नामों से उल्लेखित किया गया है? संविधान की जो प्रस्तावना, हम भारत के लोग, अर्थात भारत और भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष तो है ही नहीं, भारत और हिंदुस्तान नहीं है, भारत और इंडिया, आर्टिकल 1 भी यही कहता है, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 37वां देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है?
संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, और ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। स्पष्ट है, भारत की जनता अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द है। क्वेश्चन अगला है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता किसमें निहित है? तो स्पष्ट है, भारत की जनता में। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा कब इसे अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? स्पष्ट है, देखिए ये तो चीज़ है लागू करने की तिथि, और ये तैयार होने की तिथि। तो तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? यानी कब अंगीकार, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसका सीधा सा आंसर आपके सामने ये रहा, 26 नवंबर 1949। जबकि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस दिन लागू हुआ और इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, किस दिन लागू किया गया? तो सीधा सा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 के दिन बना था। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आपके सामने ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। अब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, इसके बाद में आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती? तो कौन सा नहीं करती? पूजा की समानता नहीं करते, सामाजिक न्याय करता है, विचार की करता है, राजनीतिक न्याय की भी बातें करते हैं, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। गणराज्य तो था, ये तीन हैं जो नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो प्रथम संविधान संशोधन होता है उसके तहत ये नहीं थे, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सा इसमें से सही है, इसका हमें विचार करना है। ऑप्शन ए, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव है, अंततः उद्देश्य बना, बिल्कुल उद्देश्य का आज वही उसी का आधार है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बात करता है मूल स्वरूप की, मूल ढांचे की बात करता है, तो मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता मूल ढांचे में, तो ये इसमें नहीं आ सकता ऑप्शन। अगला है, संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन कौन सा होगा, 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ये रहा 1, 2 और 4, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जबकि संशोधन कैसे, आपने देखा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, लेकिन इसका संशोधन जो स्वरूप है वो मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता, इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये आपको पता है, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? सभी को प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा? प्रजातंत्र कहलाता है, या पंथ निरपेक्षता, या समाजवाद, या गणतंत्र? देखिए, यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान रखना। प्रजातंत्र का मतलब ही डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र ही इज डेमोक्रेटिक शब्द है, प्रजातंत्र भी डेमोक्रेटिक को ही यूज किया जाता है। लेकिन गणतंत्र के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रजातंत्र का स्वरूप डेमोक्रेटिक है, इसलिए ऑप्शन इज बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इनमें से कौन सा शब्द है जो इसमें जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। स्पष्ट है समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कहाँ पे ये बात बताई गई है? तो आपको पता है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को किस प्रकार से कहा गया है? तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ना, ये क्रम सही नहीं है। अगला, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष ना, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी ना, प्रभुत्व संपन्न है। सत्ताधारी का मतलब क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं? तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि जो प्रस्तावना है वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है कौन सा? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 उसको जो पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया। वर्तमान में वही इसका आधार है, वर्तमान में वही इसका क्या है? आधार है। उसी के आधार पर प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। और अगला मैं क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रख दूं कि जो वास्तव में जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, ये ध्यान देना है आपको। तो इस प्रस्तावना को संविधान सभा में 17 अक्टूबर अर्थात 17 अक्टूबर 1949 के दिन इसे क्या कर लिया गया था? संविधान सभा में प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। ये जरूर आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपके सामने है कि इस पे कई प्रकार के विवाद भी हुए कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए, एक बेरूबारी मामला हुआ था ये 1960 में। तो इस बेरूबारी के अंदर ध्यान दें, बेरूबारी विवाद है। इस बेरूबारी विवाद में ये विवाद कब हुआ था? 1960 में। इसमें प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है नहीं, ये ध्यान देना आप। इसके बाद में मैं आपको बता दूं एक विवाद और, जिसको आप बोलते हो केशवानंद। कौन सा विवाद? केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब की बात है? 1976। इसमें क्या निर्णय दिया गया? इसमें निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का ही भाग है। प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का ही भाग है, ये इसमें निर्णय दिया गया। और मैं बता दूं आपको, प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुआ है? एक बार इसमें संशोधन किया गया। कितनी बार संशोधन किया गया है?
एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किया गया। एक बार संशोधन है, 42वां है और 1976 में ये किया गया। ये भी आप याद रखें। अगला महत्वपूर्ण आपके सामने जो फैक्ट रख रहा हूँ वो ये है कि संविधान सभा के अंदर जो HV कामत है, ध्यान दें, HV कामत इम्पोर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखें। HV जो कामत है वो प्रस्तावना के अंदर जो है वो ईश्वर शब्द जोड़ने पर क्या देते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि प्रस्तावना के अंदर ईश्वर शब्द हमें जोड़ना चाहिए। कौन कहते हैं? HV कामत कहते हैं। इसी प्रकार से मैं बता दूं आपको, रोहिणी कुमार चौधरी, क्या नाम है? रोहिणी कुमार चौधरी। रोहिणी कुमार चौधरी है, वो क्या नाम जोड़ने पर बल देते हैं? वो कहते हैं कि जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ा जाना चाहिए। रोहिणी कुमार चौधरी प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं? देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। अगला है कि सिब्बरलाल सक्सेना, क्या नाम है? सिब्बरलाल सक्सेना। सिब्बरलाल सक्सेना ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। कौन सा शब्द जोड़ा जाए? महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। सिब्बरलाल सक्सेना कहते हैं कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। लेकिन वहीं कहते हैं पंडित मालवीय, ध्यान दें, पंडित गोविंद मालवीय। पंडित गोविंद मालवीय ये क्या कहते हैं कि प्रस्तावना में, ध्यान दें, प्रस्तावना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जबकि महात्मा गांधी का नाम कौन कहते हैं? सिब्बरलाल सक्सेना। लेकिन पंडित गोविंद मालवीय क्या कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शब्द है वो इसके अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। एक विद्वान थे ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद कहते हैं कि जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना के अंतर्गत हमें एक तो निःशुल्क शिक्षा, कौन सा शब्द है? निःशुल्क शिक्षा शब्द है, और इस निःशुल्क शिक्षा के साथ में चिकित्सा है तथा अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण शब्द है वो जोड़ने का इसमें बल दिया गया। और इसी प्रकार से ठाकुरदास भार्गव जो है, ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं कि संविधान जो है, संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? प्रस्तावना है, ये एक बात कहते हैं। और संविधान की आत्मा जो कहा है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और ध्यान दे, ठाकुरदास भार्गव ने ही प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? आभूषण। ध्यान देना, संविधान के लिए जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है? श्रृंगार, अर्थात उसका क्या है? एक आभूषण है। ये बात इसमें कही गई है। और इसी प्रकार से आप एक विद्वान को जानते हैं जिनका नाम है KM मुंशी। क्या नाम है? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये KM मुंशी क्या कहते हैं? भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक जन्म कुंडली है। क्या बताया है? इसको जन्म कुंडली की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से एक विद्वान और हुए जो विधिवेता थे जिनका नाम है नानी पालखीवाला। ये नानी पालखीवाला क्या बताते हैं? इनकी पुस्तक भी है वी द पीपुल। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आज के कक्षा के अंतर्गत आपने जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में अध्ययन किया और महत्वपूर्ण जो प्रश्नावली है प्रस्तावना की इसके बारे में अध्ययन किया। अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान की विशेषताएं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।